जय हिंद साथियों। लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी कि जनसंख्या वितरण क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है। इन चीज़ों पे चर्चा करने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हमारे टॉपिक है कि प्रवास क्या होता है, जनसंख्या की वृद्धि क्या होती है, वृद्धि दर क्या होती है, इसमें जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है और वास्तविक वृद्धि क्या होती है। इन पे अपन आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं प्रवास कि प्रवास क्या होता है। प्रवास दोस्तों, प्रवास अपने आप में दो शब्दों से मिलकर बना है, प्र प्लस वास। प्र का मतलब होता है दूसरी जगह और वास का मतलब है बसना, ठीक है। और प्र का मतलब है दूसरी जगह, मतलब दूसरी जगह बसना क्या हो गया, प्रवास। यानी कि एक अपने निवास स्थान को छोड़कर दूसरी जगह जाकर निवास करना क्या कहलाएगा, प्रवास। जैसे कोई एक आदमी है जिसका नाम है कुछ भी लगा लो, वो जयपुर से दिल्ली प्रवास कर गया, मतलब दिल्ली चला गया। और ये कोई आदमी है, ये लो, और कहाँ पे चला गया, दिल्ली, ये लो, ठीक है। तो कहाँ से गया, जयपुर से। कहाँ को गया, दिल्ली को गया। तो जहाँ से जा रहा है उसको नाम देंगे हम उत्प्रवास, और जहाँ को जा रहा है उसको नाम देंगे आप्रवास। आप्रवास। तो जहाँ से जा रहा है वो उत्प्रवास और जहाँ पर जा रहा है वो आप्रवास। दोस्तों, उत्प्रवास में जनसंख्या की कमी होती है और आप्रवास में जनसंख्या की बढ़ोतरी होती है। तो जहाँ से जा रहा है यानी कि मान लो कि जयपुर से ये आदमी गया, तो एक आदमी की जयपुर में क्या हो गई, कमी। जयपुर में क्या हो गई, एक आदमी की कमी। और कहाँ पे गया, दिल्ली, तो दिल्ली पे एक आदमी की क्या हो गई, वृद्धि। तो आप्रवास में हमेशा बढ़ोतरी होती है और उत्प्रवास में हमेशा क्या होती है, कमी होती है। चलो डेफिनेशन देख लेते हैं इनकी। प्रवास जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर निवास करना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। जनसंख्या यानी कि लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर वास करना या निवास करना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। अब प्रवास भी कितने टाइप का, दो टाइप का। एक हो गया उत्प्रवास। उत्प्रवास होता है जहां से प्रवास होता है, जहां से प्रवास होता है। कि जहां से प्रवास होता है यानी कि ये कहां से गया, जयपुर से, तो जहां से प्रवास होता है उसको क्या नाम देंगे, उत्प्रवास और आप्रवास। जहां को प्रवास होता है उसे क्या देंगे, क्या कहेंगे, आप्रवास। यानी कि जब जनसंख्या का एक स्थान पर जाकर दूसरे स्थान पर रहना, दूसरे स्थान पर जाकर रहने लग जाएं तो उसको कहेंगे क्या, आप्रवास। और जहां से जा रहे हैं उसको नाम क्या देंगे, उत्प्रवास। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा कि उत्प्रवास और आप्रवास क्या होता है। उत्प्रवास जहां से यानी कि जहां से जा रहे हैं तो वहां पे जनसंख्या में क्या होगी, कमी होगी। और जहां पर जा रहे हैं इसका मतलब वहां पे क्या होगा, आप्रवास, यानी कि जनसंख्या में क्या होगी, बढ़ोतरी। अब दोस्तों लोग कैसे कैसे प्रवास कर सकते हैं, लोग कैसे कैसे प्रवास कर सकते हैं। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जा सकते हैं, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल माइग्रेशन। इंटरकॉन्टिनेंटल माइग्रेशन यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाकर प्रवास करना या रहना। जैसे कि एशिया का कोई व्यक्ति कहाँ पे चला जाए, यूरोप में चला जाए, या यूरोप का कोई व्यक्ति अफ्रीका में चला जाए, तो इंटरकॉन्टिनेंटल माइग्रेशन यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में प्रवास करना। इंटरनेशनल माइग्रेशन, जब एक देश से दूसरे, जैसे भारत का कोई आदमी जाके चाइना में निवास करने लग जाए तो उसे नाम देंगे क्या, इंटरनेशनल माइग्रेशन। यानी कि एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में जाकर क्या करे, निवास करे, उसको नाम देंगे इंटरनेशनल माइग्रेशन। अब होता है इंटर स्टेट माइग्रेशन,
जब एक ही देश के किसी दूसरे राज्य में, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाके प्रवास करे तो उसे नाम देंगे इंटर स्टेट माइग्रेशन। और दूसरा होगा लोकल माइग्रेशन, लोकल माइग्रेशन यानी कि स्थानीय प्रवास, स्थानीय प्रवास। तो दोस्तों जो स्थानीय प्रवास होता है वो भी अपने 4 प्रकार का होता है। कितने? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? गांव से गांव, यानी कि गांव से गांव में प्रवास कर जाए। दूसरा, गांव से नगर में प्रवास कर जाए। तीसरा, नगर से नगर में प्रवास कर जाए। और चौथा, नगर से गांव में प्रवास कर जाए। मतलब प्रवास यानी जाकर रहना, तो मतलब लोकल यानी कि स्थानीय प्रवास यानी कि लोकल माइग्रेशन क्या होता है कि गांव से गांव में जाकर प्रवास करे, यानी कि गांव से गांव में जाकर क्या करे? रहने लग जाए। दोस्तों जिस प्रकार का जो माइग्रेशन होता है, प्रवास होता है, वो सर्वाधिक होता है कहाँ पे? गाँव में। और कौन कौन करेगा? महिलाएं। यानी कि जब महिलाओं की शादी करके एक गांव से दूसरे गांव में भेजते हैं तो वो हो जाता है कौन सा? गांव से गांव में प्रवास। तो कौन सा माइग्रेशन का टाइप हो गया? लोकल का, गांव से गांव में प्रवास। सर्वाधिक किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। गांव से नगर। दोस्तों इस प्रकार का जो प्रवास होता है वो रोजगार की तलाश में होता है या शैक्षिक प्रवास होता है, जैसे लोग पढ़ने के लिए शहर में चले जाएं या रोजगार के लिए शहरों में चले जाएं। तो सर्वाधिक किन में? पुरुषों में। ठीक है। नगर से नगर, दोस्तों जैसे 2 विकसित सिटियां हैं, जैसे दिल्ली से गुड़गांव में प्रवास कंटिन्यू होता है, लोग वहाँ पे काम के सिलसिले में जाते हैं, तो नगर से नगर में प्रवास हो गया। और नगर से गांव में प्रवास। दोस्तों ये बहुत जो विकसित देश होते हैं उनमें इस टाइप का प्रवास होता है। जब लोग जो शहर की जो चकाचौंध है उससे अगर उनका मन भर जाता है तो फिर वो गांव में आकर शांत जीवन जीना चाहते हैं। इसलिए कैसा प्रकार का प्रवास होगा? नगर से गांव का प्रवास। तो ये हो गया लोकल माइग्रेशन यानी कि स्थानीय प्रवास, स्थानीय प्रवास। अब बात करते हैं दोस्तों ये प्रवास किस टाइप का हो सकता है? या तो स्थायी हो सकता है, अस्थायी हो सकता है, या मौसमी हो सकता है। प्रवास किस प्रकार से हो सकता है? 3 प्रकार से हो सकता है। स्थायी प्रवास हो सकता है कि लोग यहाँ से जाएं और परमानेंट वहीं पे निवास करने लग जाएं। दूसरा अस्थायी हो सकता है यानी कि कुछ समय के लिए जाएं और वापस लौट कर आ जाएं। एक होता है मौसमी प्रवास यानी कि मौसम के अनुसार लोग क्या कर जाएं? प्रवास कर जाएं। दोस्तों स्थायी, जैसे यहाँ का लोग या यहाँ के निवासी कहीं दूसरे देश में जाकर निवास करने लग जाए, या अपने जैसे राजस्थान के लोग दिल्ली में जाकर निवास करने लग जाएं, स्थायी रूप से परमानेंट रूप से वहीं पे जाकर रहने लग जाएं, तो उसे कहेंगे स्थायी प्रवास। अस्थायी प्रवास होगा जो कुछ समय के लिए जैसे रोजगार के सिलसिले में चले जाएं या पढ़ाई के सिलसिले में चले जाएं, तो उस प्रकार को कहेंगे क्या? अस्थायी प्रवास। और दोस्तों मौसमी प्रवास होता है वो मौसम के अनुसार होता है। जैसे हिमालय के अंदर गद्दी और बकरवाल जो जनजातियाँ होती हैं, वो लोग क्या करते हैं कि गर्मियों में जब पशुओं के लिए चारा खत्म हो जाता है तो पहाड़ों पे चले जाते हैं, और जब सर्दी वापस से शुरू होती है तो पहाड़ों से उतर के वापस से मैदानी भूभाग में आ जाते हैं। तो उसको कहते हैं अपन मौसमी प्रवास, यानी कि मौसम के अनुसार क्या करना? प्रवास करना। क्या कहलाता है? मौसमी प्रवास। अब बात करते हैं दोस्तों कि प्रवास किस किस टाइप से होता है, प्रवास को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। तो दोस्तों प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होंगे? 2 तरह के कारक होंगे। एक तो होगा प्रतिकर्ष कारक और दूसरा होगा अपकर्ष कारक। एक तो होगा प्रतिकर्ष कारक और दूसरा होगा अपकर्ष कारक। मतलब प्रतिकर्ष यानी कि जहाँ पे रहन सहन रोजगार की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो लोग वहाँ से जाना पसंद करेंगे, और अपकर्ष यानी कि लोगों को अपनी तरफ खींचना, इसको अपन नाम देंगे क्या? पुल फैक्टर। पुल फैक्टर, FACTOR, पुल फैक्टर। और इसको नाम देंगे पुश फैक्टर। पुश फैक्टर यानी कि धक्का, पुश यानी धक्का, यानी कि यहाँ से भेजना, और पुल फैक्टर यानी कि अपनी तरफ खींचना। तो लोग धक्का यानी कि जाएंगे कब? जब वहाँ पे क्या होगी? बेरोजगारी होगी। क्या होगी?
बेरोजगारी। तो जहाँ पे अगर बेरोजगारी है तो वहाँ पे रहना कौन पसंद करेगा? कोई नहीं करेगा। तो बेरोजगारी की वजह से लोग क्या करेंगे? जाएंगे। या वहाँ की जलवायु उपयुक्त नहीं होगी, जलवायु उपयुक्त नहीं होगी, उपयुक्त नहीं हो तो लोग वहाँ पे रहना पसंद नहीं करेंगे। तो वो लोग वहाँ से क्या कर जाएंगे? प्रवास कर जाएंगे। ये मान लो राजनीतिक उपद्रव हो, अगर जहाँ पे राजनीतिक उपद्रव होता है तो लोग वहाँ से क्या करते हैं? प्रवास कर जाते हैं, वहाँ पे रहना पसंद नहीं करते। अनुपजाऊ जलवायु हो, अनुपजाऊ मृदा हो, अनुपजाऊ अनुपजाऊ क्या हो? मृदा हो। दोस्तों जहाँ पे अनुपजाऊ मृदा होगी, जब फसलें ही पैदा नहीं होगी तो लोग वहाँ पे रहना पसंद नहीं करेंगे, वहाँ से क्या कर जाएंगे? प्रवास कर जाएंगे या माइग्रेशन कर जाएंगे। तो ये वो सारे फैक्टर हैं जो लोगों को क्या करते हैं? धक्का देते हैं, यानी कि वहाँ से जाने के लिए क्या करते हैं? मजबूर करते हैं। अपकर्ष यानी कि पुल फैक्टर, यानी कि अपनी तरफ खींचना। तो किस टाइप का जो माइग्रेशन है, प्रवास है, वो अपनी तरफ खींचेगा? अगर वहाँ पे रोजगार की क्या होगी? उत्तम व्यवस्था। रोजगार की क्या होगी? उत्तम व्यवस्था। जलवायु कहाँ वहाँ की क्या हो? उपयुक्त। जलवायु क्यों क्या हो? वहाँ की उपयुक्त हो। राजनीतिक उपद्रव नहीं हो, क्या हो? शांति हो। वहाँ पे क्या हो? शांति प्रिय वातावरण हो। और अनुपजाऊ मृदा की जगह क्या हो? उपजाऊ मृदा हो। उपजाऊ उपजाऊ मृदा हो। तो जहाँ पे उपजाऊ मृदा होगी वहाँ पे लोग प्रवास कर जाएंगे, जाके रहना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फसल अच्छी पैदा होगी, इसलिए। तो दोस्तों ये तो हो गए प्रतिकर्ष कारक, यानी कि पुश फैक्टर, यानी कि वो ऐसे कारक हैं जो प्रवास को क्या करते हैं? प्रवास करवाते हैं लोगों का। और ये वो कारक हैं जो लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, बहुत सारे कारक लिख सकते हो आप ऐसे ही, जैसे कि लोगों का जीवन स्तर यहाँ पे निम्न हो, अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हो तो लोग वहाँ पे रहना पसंद नहीं करेंगे। और जहाँ पे लोगों का जीवन स्तर उच्च हो, सारी सुविधाएं मिल रही हो, तो लोग वहाँ पे क्या करेंगे? जाकर निवास करेंगे। तो दोस्तों ये हो गए प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। अब बात करते हैं अपन किसकी? जनसंख्या वृद्धि। किसकी? जनसंख्या वृद्धि की। जनसंख्या वृद्धि। जैसे मान लो दोस्तों 2001 में हमारे जो भारत की जनसंख्या थी वो 102.70 करोड़ थी। वही जनसंख्या 2011 में जाकर कितनी हो गई? 121.02 करोड़। यानी कि इसमें कितने की वृद्धि हुई? 18.15 करोड़ की क्या हो गई? वृद्धि। यानी कि जो जनसंख्या भारत में, कहाँ पर? भारत में 2001 में 102.70 करोड़ जनसंख्या थी, वो 2011 के अंदर कितनी हो गई? 121.02 करोड़। यानी कि 18.15 करोड़ जनसंख्या क्या हो गई? बढ़ गई। तो ये क्या, इसे क्या कहेंगे? जनसंख्या में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। अब परिभाषा कैसे लिखेंगे? समय के दो अंतरालों के बीच, देखो 2001 से लेकर 2011, तो क्यों अपन कैसे लिखेंगे परिभाषा? समय के दो अंतरालों के बीच। दोस्तों ये देखो, समय के दो अंतराल यानी कि 2011 से लेके 2001 से लेके 2011 के बीच। किस में? भारत में। ये जैसे मान लो भारत की बढ़ी है, ऐसे राजस्थान की बढ़ी है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश की बढ़ी है, महाराष्ट्र की बढ़ी है। तो अपन नाम लेंगे क्या इसे? क्षेत्र विशेष में। यानी कि समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में, एक क्षेत्र विशेष में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। यानी कि समय के दो अंतरालों में
2001 से लेकर 2011 के बीच में 2 अंतराल हो गए, इनके बीच किसी क्षेत्र विशेष यानी कि भारत में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, जो जनसंख्या 102.70 करोड़ थी वो कितनी हो गई 121.02 करोड़, यानी कितने का परिवर्तन हुआ 18.15 करोड़ का। तो ये जो परिवर्तन हुआ है ये तो क्या कहलाएगा, जनसंख्या वृद्धि। तो दोस्तों परिभाषा रटनी नहीं है, अगर आपको ये स्ट्रक्चर आ गया, समझ में आ गया, तो परिभाषा तो अपने आप ही बन जाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरी किसकी, जनसंख्या में वृद्धि दर। जनसंख्या में वृद्धि दर। दोस्तों ये वृद्धि दर की बात कर रहा है, अब भी हमने बात की जनसंख्या में वृद्धि, ये है जनसंख्या में वृद्धि, और अब बात कर रहा है जनसंख्या में वृद्धि दर, यानी कि रेट पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। तो दर कैसे निकालते हैं, जैसे मानो कितने की वृद्धि हुई 18.15 करोड़ की, 18.15 करोड़ की, किस पर हुई 102.70 करोड़ पर, 102.70 करोड़ पर। दोस्तों निकालना क्या है, दर यानी कि प्रतिशत, तो प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देखना 17.67 आएगा, यानी कि ये जनसंख्या में क्या हो गई वृद्धि दर, यानी 17.67 क्या हो गई वृद्धि दर, और जबकि वृद्धि कितनी हुई 18.5 करोड़ की, और वृद्धि दर 17.67%, 67.67%, ये हो गई वृद्धि दर, वृद्धि दर, और ये हो गई जनसंख्या में क्या वृद्धि। दोस्तों ये वैसे ही निकाल रहे हम, जैसे मान लो 100 रुपये का हमने कोई सामान लिया और हमने उसे 125 रुपये में बेच दिया, यानी कि इधर देखो समझने के हिसाब से 100 रुपये का कोई सामान लिया मान लो मैंने, और मैंने उसको बेच दिया कितने में 125 में, कितने का लाभ हुआ मुझे 25 रुपये का लाभ, कितने का लाभ हुआ 25 रुपये का, किस पर 100 पर, किस पर 100 पर, ठीक है। और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से कटा 100, यानी कि कितने परसेंट की वृद्धि हो गई 25%, यानी कितने परसेंट लाभ पर बेच दिया मैंने वस्तु को 25% लाभ पर, ये लाभ है, वही तो क्या है रेट है। तो दोस्तों यहाँ पे जो वृद्धि हुई है कितनी 18.15 करोड़, किस पे हुई है 102.70, यानी पुरानी जनसंख्या कितनी थी 102.70 करोड़, और प्रतिशत के लिए मैंने कर दिया 100 से मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर से सोल्व करोगे तो 17.67, ये क्या आ जाएगी वृद्धि दर। अब वृद्धि दर की हम परिभाषा क्या लिखें कि जनसंख्या में परिवर्तन वृद्धि दर यह भी जनसंख्या में परिवर्तन है जिसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। दोस्तों जो वृद्धि दर है ये भी तो परिवर्तन ही है, किस में जनसंख्या में, लेकिन इसे किस में व्यक्त करते हैं प्रतिशत में। अब यहाँ पे वापस से देखो आप दोस्तों, यहाँ पे भी वृद्धि है, या तो मैं ये कह दूँ कि 10 साल में मेरी जो जनसंख्या बढ़ी है वो 18.15 करोड़ बढ़ी है, या मैं ये कह दूँ कि जो वृद्धि हुई है वो 17.67% की हुई है, यानी कि जो जनसंख्या यहाँ पे 102.70 करोड़ थी उसमें वृद्धि हो गई 17.67 की। तो चाहे तो इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, बात तो एक ही है। तो जो ये तो हो गई जनसंख्या में वृद्धि और ये हो गई जनसंख्या में वृद्धि दर। तो वृद्धि दर को किस में व्यक्त कर रहे हैं हम, प्रतिशत में, ठीक है। अब बात करते हैं जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि, जो तीसरा है हमारा, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। दोस्तों प्राकृतिक वृद्धि यानी कि नेचुरल ग्रोथ, ये कब होगी, जब जन्म और मृत्यु से, यानी कि जन्म और मृत्यु से जो होने वाली वृद्धि है उसको क्या नाम देंगे, प्राकृतिक वृद्धि। यानी कि जनसंख्या में जब जन्म और मृत्यु से जो वृद्धि होगी उसको क्या नाम देंगे, प्राकृतिक वृद्धि, प्राकृतिक
जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कैसे होगी? जन्म और मृत्यु से। यानी कि इसमें दो ही चीजें लेंगे अपन, जन्म और मृत्यु। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे इसकी? वही चीज पीछे वाली, यानी कि समय के दो अंतरालों में, समय के दो अंतरालों में जनसंख्या में जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु के अंतर से होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है? प्राकृतिक वृद्धि। यानी कि जनसंख्या क्या कहलाएगी? प्राकृतिक वृद्धि। यानी कि मान लो कि 100 लोग जन्म ले रहे हैं और 20 लोग क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं, तो वृद्धि कितने की हो जाएगी? 80 की। तो यही तो बताना चाह रहा है ये। मान लो कि 100 लोग तो क्या ले रहे हैं? जन्म ले रहे हैं, और 80 लोग मर रहे हैं, तो वृद्धि कितने की हो जाएगी? 20 की। ठीक है, 100 ने जन्म लिया, 80 मर गए, तो वृद्धि अभी भी कितने की हो रही है? 20 की। तो समय के दो अंतरालों, दोस्तों हम क्या है कि हमारे यहाँ पे दशकीय जनगणना होती है, कई जगह पंचवर्षीय जनगणना होती है, 5 साल में जनगणना करते हैं, अपने होती है 10 वर्षीय जनगणना। तो समय के दो अंतराल हो गए, यानी कि 10 साल के बीच में एक पीछे वाला अंतराल, एक आगे वाला। तो समय के दो अंतरालों में जनसंख्या में जन्म और मृत्यु के अंतर में, जन्म मान लो कि 100 हुए और मृत्यु 80 हुई, तो जो ये वृद्धि हुई है ये तो क्या कहलाएगी? प्राकृतिक वृद्धि। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। दोस्तों प्राकृतिक में सिर्फ हम जन्म और मृत्यु ले रहे थे, जन्म और मृत्यु। अब इसमें कह रहे हैं कि वास्तविक रूप से कितने बड़े हैं। मान लो कि कुछ लोग अपने यहाँ पर आ गए हों, तो अपन शब्द का यूज करेंगे आप्रवास। हो सकता है कुछ लोग यहाँ से चले गए हों, तो हम उसके लिए यूज करेंगे शब्द का उत्प्रवास। जैसे मान लो कि यहाँ पे किसी समय के दो अंतरालों में 1000 लोगों ने जन्म लिया, जिनमें से 100 लोग मर गए और 200 लोग आ गए, जिनमें से 50 लोग चले गए। यानी कि जन्म लिया 1000 ने, मृत्यु हुई कितनों की? 100 की। 200 लोग कहीं दूसरे क्षेत्र से अपने आकर यहाँ पर रहने लग गए और 50 लोग यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगे। तो दोस्तों जो वृद्धि कितनी हो जाएगी? देखो 1000 ने जन्म लिया, 100 की मृत्यु हो गई, यानी टोटल कितना? 900। और ये हो गए कितने? 100 में से 1000 में से 100 घटाया तो 900। ठीक है, अब ये 200 फिर जुड़ गए, आके रहने लगे हैं ना, तो कितने हो गए? 1100। और 50 यहाँ से चले गए, तो कितने हो गए? 1050। तो दोस्तों जो 50 की बढ़ोतरी हुई है, ये जन्म से थोड़ी हुई है, क्योंकि जन्म तो मात्र कितनों ने लिया है? 1000, जिनमें से भी मर कितने गए? 100। दोस्तों ये वृद्धि वो हुई है कि 200 लोग यहाँ से चले गए और 50 लोग यहाँ 200 लोग यहाँ पर आ गए और 50 लोग यहाँ से चले गए। तो इसका मतलब 150 की यहाँ से वृद्धि हो रही है, ठीक है, और 900 की यहाँ से। तो 900 और 150 जोड़ोगे तो 1050। तो ये क्या हो जाएगी? वास्तविक वृद्धि। तो अब इसकी परिभाषा क्या देंगे? समय के दो अंतरालों में, हम वही अपनी तो क्या पहले वाली बात, समय के दो अंतरालों में जनसंख्या के जन्म और मृत्यु के अंतर से आप्रवास और उत्प्रवास के अंतर का योग क्या कहलाएगा? जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। दोस्तों ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई हैं, एक बार आप बुक से देखना, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी जो चीज़ें हैं अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।